सो आज अपन डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आप रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हो, यानी कहाँ से प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को ला सकते हो। अब ये हो सकता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट या हो सकता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है विद इन ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को ढूंढ के लेके आना और वो जॉब दे देना। क्या बोला मैं? विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मान लेते हैं कि एक है रामू, आपको लग रहा है कि रामू बहुत अच्छा काम करता है, आपका एम्प्लॉय भी है, तो चलो इसको क्या कर देते हैं, जो ऊपर की पोजीशन वैकेंट हुई है तो इसको प्रमोशन दे देते हैं और ऊपर वाली पोजीशन इसके हाथ में दे देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इंटरनल सोर्स का इस्तेमाल किया, यानी कि आपने जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय था उसी को ही वैकेंट पोजीशन दे दी। या फिर क्या हो सकता है, मान लेते हैं एक है परचेज डिपार्टमेंट और एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 20 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत कितने की है? 25 की है। 20 काम कर रहे हैं, 25 की जरूरत है, यानी 5 जो है वैकेंट पोजीशन है। जबकि परचेज डिपार्टमेंट में 30 लोग जो है ऑलरेडी रिक्रूट किए हुए हैं, ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड कितना है? सिर्फ 25 की है। तो मैं कह सकता हूँ कि परचेज में रिक्वायर्ड है 25, लेकिन 30 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा इंप्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं। जबकि प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं 20, लेकिन रिक्वायर्ड है 25, यानी कि 5 की यहाँ पे कमी है। तो क्यों ना इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, परचेज डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, अगर लायक है ये लोग तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलेंगे। तो या तो मैं प्रमोशन दे सकता हूं और या फिर मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो उसे बोलेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप लोग जो है वो वॉइस से थोड़ा डिस्टर्ब मत होना। आज थोड़ा सा हो सकता है बैकग्राउंड में हल्की सी नॉइज आ जाए ना। आगे बढ़ते हैं अपन। रिक्रूटमेंट यानी इंटरनल सोर्स से हो तो एम्प्लॉयज भी काफी ज्यादा इंकरेज हो जाते हैं और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है यदि वो अच्छे से काम करेंगे तो हायर पोजीशन यदि वैकेंट होगी तो वो टॉप पोजीशन उनको ही मिलेगी, क्योंकि उन लोग अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने आप को प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करने का। इम्प्लॉय के ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखा जाएगा, यानी कि पास्ट में क्या क्या उसने काम किया उसको देखा जाएगा और उसके अनुसार उसको जॉब दिया जाता है, यानी कि राइट पर्सन को आप वैकेंट पोजीशन के लिए सिलेक्ट कर पाते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, जो एम्प्लॉय आपके पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं इनको ट्रेनिंग की भी खास आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इन लोग ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा जानकारी देने की इनको जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, छोटी मोटी ट्रेनिंग जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप हायर पोजीशन में यदि किसी को भेज रहे हो तो लिटिल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड रहती है। या फिर ट्रांसफर भी करते हो, आप परचेज डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ रहे हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत काम तो आप उसको सिखाओगे ही। तो यानी ट्रेनिंग लगती है, लेकिन इतनी हाई लेवल की नहीं लगती, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लगती है। एक्सपेंडिचर देखा जाए तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट में जो है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में एक्सपेंडिचर कम होगा, लेस होगा। किसके कंपैरिजन में? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। बाहर से यदि किसी कैंडिडेट को लेके आएंगे तो पहले तो एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है ताकि कैंडिडेट जो है अप्लाई करे, फिर सिलेक्ट करना पड़ता है, छोटे मोटे उसमें खर्चे बहुत सारे जुड़े रहते हैं। अगर आप इंप्लॉय को बाहर से नए फ्रेश टैलेंट यंग ब्लड को लेके आएंगे तो उसमें खर्चे थोड़े ज्यादा लगते हैं। आगे जब अपन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे तो इस बात को और ज्यादा गहराई में समझने वाले हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई घर से ला रहे हो यार, आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन किसी को उठा के लेके आ रहे हो तो खर्चा तो कम होगा ही ना। तो ये सबसे अच्छा एक ऑब्वियस रीजन रहता है इंटरनल सोर्स से लोगों को लाने का। अच्छा, इंटरनल सोर्स से रिक्रूट करोगे तो एम्प्लॉय का मोराल जो रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत ज्यादा मोराल हाई रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार आउटसाइडर्स की जगह आप उनको प्रायोरिटी दे रहे हो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है यदि आप उनको प्रायोरिटी दोगे तो उन लोग और ज्यादा दिल से काम करते हैं, उतना ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करते हैं, उतना ज्यादा मजे से काम करते हैं, इनका मोराल जो है वो बूस्ट हो जाता है, क्योंकि इनको पता है कि कभी भी टॉप पोजीशन वैकेंट होगी तो हम ही को मौका मिलने वाला है। ये कंपनी ऐसी है जो इंटरनल सोर्स को पहले सिलेक्ट करती है, फिर अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से काम नहीं बने और वाकई में बाहर के लोगों की जरूरत पड़े तभी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किया जाता है, यानी तभी बाहर से एम्प्लॉय को खींचा जाता है। अदरवाइज इन लोग पहला मौका कंपनी के लोगों को देते हैं। इस प्रकार अपन ने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो पढ़ लिया है। आप देखेंगे इसके कुछ लिमिटेशंस भी, एडवांटेजेस तो आपको समझ में आ गए सारे। जितने पॉइंट्स अपन पढ़े ये सारे क्या थे? मेरिट से यानी कि एडवांटेजेस थे, और अब अपन पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि लिमिटेशंस।
सो अब देखते हैं अपन कि इंटरनल सोर्सेज के क्या क्या लिमिटेशंस है, यानी कि यदि आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके आते हो वो भी इंटरनल सोर्स के माध्यम से, तो उससे क्या क्या आपको डिसएडवांटेजेस मिलने वाला है। सबसे पहला, इट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन। ये हेल्दी साइन नहीं रहता है कि आप रिलाई करो बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ पे। इससे फ्रेश टैलेंट यानी कि न्यू ब्लड भी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर नहीं आ पाता है, यानी कि आप यंग टैलेंट्स को इंडस्ट्री में घुसने का मौका नहीं देते हो। इसके अलावा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो प्रमोट करता है साइकोफेंसी को। साइकोफेंसी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चमचागिरी को प्रमोट करता है। भाई एम्प्लॉयज़ को पता रहेगा कि हमारे में से किसी को चुनेंगे, प्रमोट करेंगे, तो उन लोग हमेशा चमचागिरी करते रहेंगे। और फेवरेटिज्म को, यानी कि आपको जो एम्प्लॉय ज़्यादा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, आप उसको जो है ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, भले वो जितनी भी गलतियाँ करता है। तो फेवरेटिज्म और चमचागिरी कहीं पे भी अच्छा जो है माना नहीं जाता है। हर कोई जो है अपने टैलेंट के बेस पे आगे बढ़े तो अच्छी बात है। चमचागिरी करके आगे बढ़े या किसी का फेवरेट बन के आगे बढ़े तो ये गलत बात होती है वो लोगों के लिए जो ज़्यादा स्किलफुल है, जो ज़्यादा एबिलिटी होल्ड करते हैं। यानी कि क्या करना पड़ेगा वर्कर्स को सिर्फ गुड रिलेशन बना के रखना है, टॉप मैनेजमेंट में चमचागिरी करते रहो और बढ़िया काफ़ी अच्छी पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप इंटरनल सोर्स से लाते हो तो जो स्किल्स होते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हो, ऑब्सोलीट हो गए हो, ऐसे हो गए हो जो अब काम के नहीं रहे। नए ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों को लेके आओगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आप नया टैलेंट लेके आओगे तो नए नए स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यदि आपको नए टैलेंट की ज़रूरत है, नए स्किल्स की ज़रूरत है, तो ऑलवेज गो फॉर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड देन एक आता है पीटर प्रिंसिपल। ये अच्छा है, ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि पीपल को प्रमोट करते रहना चाहिए जब तक उन लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस नहीं टच कर जाते, यानी कि अब इससे ऊपर इनको प्रमोट ही नहीं किया जा सकता है, इससे ज़्यादा इन लोग लायक ही नहीं है। भाई अब एक पियून को ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना बना दोगे? कंप्यूटर ऑपरेटर तक बना दोगे, अब कंपनी का मैनेजर तो नहीं बना सकते हो ना। तो एक हद तक ही, एक कॉम्पिटेंसी तक ही, उनके स्किल्स तक ही आप उनको प्रमोट कर सकते हो, उसके बाद उनको प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद तो आपको फ्रेश टैलेंट चाहिए ही, ज़्यादा स्किल वाला, ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन आपको रिक्वायर्ड हो गई। भाई एक जन को उसकी औकात तक ही आप प्रमोट कर सकते हो, उसके बाद आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते हो। उसके बाद यदि आप उसको प्रमोट करते हो तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो घातक साबित होगा। एक पियून को यदि मैनेजमेंट का जॉब दे दोगे तो हमेशा घातक साबित हो जाएगा। एक्सटर्नल सोर्सेज होता है सेकंड टाइप यानी कि आप बाहर के सोर्स से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया टैलेंट लेके आ रहे हो, यानी कि जो आपकी वैकेंट पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो आपका ऑलरेडी स्टाफ है उससे फुलफिल नहीं कर रहे हो, बल्कि किससे फिल कर रहे हो? बाहर से नए नए टैलेंट को लेकर आ रहे हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं है, तो आपको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ ही सकती है, यानी बाहर से लोगों को लाने की ज़रूरत पड़ ही सकती है। कौन कौन से ऐसे सोर्स है जहाँ से आप बाहर से लोगों को रिक्रूट कर सकते हो? तो सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मान सकते हैं ये गवर्नमेंट की एजेंसी के समान है, इसको गवर्नमेंट ही रन करती है। यहाँ पे जिनके पास जॉब नहीं रहती, जैसे अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड पीपल जो रहते हैं, वो अपना रेज्यूमे छोड़ के जाते हैं, और साथ में ही जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के एम्प्लॉयज़ की, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को आके बोलता है, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है उनका रेज्यूमे फॉरवर्ड करके उस टाइप के एम्प्लॉयज़ को भेज देती है। तो एक हिसाब से ये मीडियोकर का काम करते हैं। सेकंड आता है एडवर्टाइजमेंट। भाई एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो, और एडवर्टाइजमेंट आप जो है टेलीविजन में दे सकते हो, कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो और बता सकते हो कि आपको जो है किस पोजीशन के लिए कितना क्वालिफिकेशन वाला, कितना एक्सपीरियंस, कितना स्किलफुल स्टाफ या फिर एम्प्लॉय चाहिए और कितना सैलरी आप उसको दोगे। सीनियर पोजीशन के लिए एंड लोअर मिडिल लेवल पोजीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट का जरिया जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है रिक्रूटमेंट करने के लिए। देन आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको अपन कैंपस रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। आप देखते हो कि अच्छे अच्छे कॉलेज जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, इन कॉलेजेस में जो है वो कंपनियाँ जाती है एंड फाइनल ईयर जो रहता है स्टूडेंट का, वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके आ जाती है कि भाई जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो जाएगा आप हमारे पास आ जाना, हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेना, हम आपको इतना इतना पैकेज देंगे, इतना पैसा देंगे, ये सैलरी होगी, ये टाइमिंग होगा, ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन होगी। इसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि आप एक अच्छी संस्था में जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं और वहाँ से फ्रेश टैलेंट को उठा के ला रहे हैं।
देन आता है एम्प्लॉई वॉक-इन्स। वॉक-इन्स क्या होता है भाई, देखो मोस्ट ऑफ द लोग क्या रहते हैं, मान लेते हैं एक बहुत अच्छी कंपनी है, मान लेते हैं डेल की कंपनी है। अब डेल की कंपनी मेरे को पता है मेरी सिटी में है और मैं यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। अब वहाँ पे पहली वैकेंसी निकली है या नहीं निकली है मेरे को नहीं मालूम, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है डेल कंपनी की, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, अपना रेज्यूमे छोड़ के आ जाऊँगा और ये बोलूँगा भाई जब भी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को बुला लेना। इसको बोलते हैं वॉक-इन्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय खुद ही आ रहा है, डायरेक्ट ही आ जा रहा है और डायरेक्ट अपना इंटरव्यू ले जा रहा है, इंटरव्यू देने के बाद अपना रेज्यूमे छोड़ जा रहा है। अब ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को तो उनको बुलाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बुलाएंगे। अब आप बोलो कि ज़रूरी थोड़ी है कि उनको सिलेक्ट किया जाए, नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उनको सिलेक्ट किया जाए, ज़रूरी नहीं है बल्कि उनका इंटरव्यू भी लिया जाए, ज़रूरी ये भी नहीं है कि उनको कंसिडर भी किया जाए, उनको एंटरटेन भी किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट ये एक ट्राई है जो एम्प्लॉय करता है और बहुत बार इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा ज़रिया है। आप लाइफ में भी याद रखना, एम्प्लॉय वॉक इन जो ज़रिया होता है काफ़ी अच्छा ज़रिया होता है। आप किसी भी कंपनी में घुस जाओ रेज्यूमे लेके और अपना रेज्यूमे सबमिट करके आ जाओ। हो सकता है कि आपको जो है वो जॉब दे, हो सकता है उस समय वहाँ वैकेंसी और, या हो भी सकता है कि आपको वहाँ से भगाया जा सके। तो कुछ भी चीज़ हो, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला है, ओवरऑल आपको सीखने को ही मिलेगा चीज़ों को, तो ये अच्छी चीज़ होती है। तो इसमें ईगो हर्ट करना या फिर बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं। थोड़ी बेइज्जती हो भी जाएगी, थोड़ा बहुत सुन भी लोगे तो भी कोई बात नहीं है। यंग हो आप, जो है एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो वो करके आ जाते हो। देन आता है एम्प्लॉय रेफरेंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उस एम्प्लॉय को पता चला, मान लेते हैं राम जो है ऑलरेडी काम कर रहा है किसी कंपनी में और राम को पता चला है कि यहाँ पे एक सीए की वैकेंसी ओपन हुई है, यानी एक सीए की रिक्वायर्ड है, और राम का जो दोस्त है श्याम, ये जो है ये सीए है, ठीक। तो इसने जो है अपने बॉस को बोला, राम ने अपने बॉस को बोला, मान लेते हैं ये है राजेश, राजेश को बोला कि सर मैं एक बहुत अच्छे सीए को जानता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप बोलो तो मैं उसको बुला लेता हूँ, वो काफ़ी अच्छा काम करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी यहाँ पे एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉय का रेफरेंस दे रहा है, एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉय को खींच के लेके आ रहा है, क्योंकि अगर राम की इमेज अच्छी होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बॉस उसको पसंद करता होगा तो हो सकता है राम को बोल दे राजेश यानी कि बॉस कि चलो अपने दोस्त को ले आओ, देख लेते एक बार कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा लगेगा तो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा और कोई भी प्रोसीजर से यदि आप एक्सटर्नली लेके आते हो किसी भी एम्प्लॉय को तो उसको मिसलेनियस में डाल दिया जाता है, जैसे कि गेट हायरिंग। अब ये गेट हायरिंग क्या होता है, गेट हायरिंग में फैक्ट्री गेट में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आप पोस्टर लगा देते हो कि हमें 2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय 5 एम्प्लॉय 6 वर्कर, इस टाइप के वर्कर या लेबर हमें चाहिए। गेट में आप लगा देते हो अपना नोटिस बोर्ड में चिपका देते हो कि आज हमें 6 लेबर की ज़रूरत है। अब उस फैक्ट्री गेट में कोई गुजर रहा होगा या फिर लोग जनरली जाते हैं, लेबर लोग जाते हैं कि क्या पता आज ज़रूरत पड़ जाए, और उसको रीड करते हैं और उनको लगता है कि वाह हम ये काम कर सकते हैं तो वो तुरंत घुस जाते हैं। तो जनरली अनस्किल्ड लोगों के लिए ये जो गेट हायरिंग वाला प्रोसेस है ये काम आता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ से आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ना अपन देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस है। भाई एडवांटेजेस तो सबसे पहले ये है कि फ्रेश टैलेंट जो है वो आ रहा है, फ्रेश टैलेंट फ्रेश ब्लड जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। प्लस आपको जो है चॉइस वो भी बहुत ज़्यादा मिलती है, चॉइस वाइडर मिलती है। भाई जब आप बाहर से ही सिलेक्ट करोगे तो अब रिक्रूटमेंट के टाइम में हो सकता है 1000 कैंडिडेट आए और आपको 10 या 20 ही सिलेक्ट करने हैं, तो आपको चॉइस बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो वाइडर चॉइस मिल जाती है। एक तो एक्सटर्नल सोर्स से आप अगर रिक्रूट करते हो एम्प्लॉयज़ को तो, और सारे एम्प्लॉयज़ का आप प्रोन्स यानी कि एडवांटेजेस एंड कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद ही बेस्ट कैंडिडेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप बायसनेस रोक सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी इंटरनल सोर्स के थ्रू यदि आप अपनी जॉब जो है अपनी वैकेंट पोजीशन फिल करना चाहते हो तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ है वो देखते रहेंगे, आपकी तरह राहत तकते रहेंगे कि मेरे को शायद ये पोजीशन दे दे, इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से हो सकता है मेरे को दे दे। तो एक राम है आपके एम्प्लॉय, एक श्याम है आपके एम्प्लॉय, दोनों नज़र गाड़ के रखें कि ये पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए, वो बोलेगा ये पोजीशन मेरे को मिलनी चाहिए। अब राम को पोजीशन दे दो तो श्याम बुरा मान जाएगा, और अगर श्याम को
पोजीशन दे दो तो राम बुरा मान जाएगा, और आप हो सकता है किसी के थ्रू जो है बायस भी हो सकता है राम आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप उसको ज़्यादा फेवर करोगे, फेवरेटिज्म करोगे। तो फेवरेटिज्म से बचना है, बायसनेस से बचना है, तो अच्छी बात है, ना राम को वो जॉब देंगे ना शाम को वो जॉब देंगे, बल्कि बाहर से नए टैलेंट को आप लेके आओगे। तो इससे बहुत ज़्यादा बायसनेस जो है वो बच जाता है, फेवरेटिज्म नहीं होता है, और आने वाले समय में वो लोग चमचागिरी भी नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यदि होता है तो चमचागिरी काफ़ी ज़्यादा करते हैं एम्प्लॉय लोग, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। ऑल द बॉस लोग करवाते हैं, पसंद है सबको चमचागिरी, पर फिर भी ये जो है प्रोसेस अच्छा नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, क्योंकि लोग चमचागिरी से नहीं बल्कि अपने स्किल और टैलेंट से आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कलयुग है, सच तो ये है कि चमचागिरी से लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या लिमिटेशन है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करने की? तो सबसे पहली है, मान लेते हैं इंटरनल सोर्स में अच्छे खासे एम्प्लॉय आपके पास थे और वो सोच रहे थे कि अगर हायर पोजीशन वैकेंट हुई है तो वो पोजीशन उनको मिलनी चाहिए, लेकिन आपने इंटरनल सोर्स से नहीं बल्कि बाहर से एम्प्लॉयज़ को लाने का सोचा। यानी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सोचेगा वाह हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जब हायर पोजीशन वैकेंट हुई है तो हमें तो मिल ही नहीं रही है। तो क्या मतलब इतना ज़्यादा घिसे हैं अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी इज्जत नहीं करता है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और ऑनलाइन फिर मेहनत करना छोड़ देंगे। उनको लगेगा कि इस कंपनी में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है भाई, कोई नई वैकेंसी होती है, कोई हायर जॉब जो है वैकेंट होता है, ऐसा लगता है कि हमें पोजीशन मिलेगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन इन लोग तो बाहर से कैंडिडेट को लेके आ जाते हैं। भाई अजब लोग हैं। और दूसरी बात ये, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। मान लेते हैं आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है या कैंपस रिक्रूटमेंट करेंगे तो आप अपने मैनेजर को कॉलेजेस में भेजते हैं, वहाँ पे कैंपस में जाने का खर्चा, आने का खर्चा, ट्रैवलिंग कॉस्ट, रहने का कॉस्ट मैनेजर का कंपनी उठाती है। तो हैंस अपन कह सकते हैं जब भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जबकि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करो तो खर्चे की कोई बात ही नहीं, आराम से विदाउट खर्चा भी काम हो जाता है या फिर बहुत कम एक्सपेंडिचर लगता है यदि आप इंटरनल सोर्स करते हो। तो एक्सटर्नल सोर्स करोगे तो एडवर्टाइजमेंट में और अदर चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग जाता है और एक ही कॉस्टली अफेयर है, अपन ऐसा कह सकते हैं इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। 10 इसी के साथ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग उसके एडवांटेजेस एंड ऑल्सो इट्स के डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, इंटरनल सोर्स वगैरह सब खत्म होता है। तो जहाँ तक अपन पढ़े हैं उतना आप अच्छे से पढ़ लो, तभी आगे के टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब पढ़ते हैं अपन सिलेक्शन। देखो रिक्रूटमेंट में आपने क्या किया, आपने अच्छे अच्छे कैंडिडेट, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट ढूंढ के लाए हैं। अब मान लेते हैं 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए और जॉब है सिर्फ 10 लोगों के लिए, तो अब 100 लोगों को तो जॉब दे नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, 100 में से 10 अच्छे अच्छे बेस्ट कैंडिडेट छांटने पड़ेंगे, यानी 90 को भगाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन से नमस्ते करना पड़ेगा। तो इन 10 बेस्ट कैंडिडेट को आप छांटोगे, सिलेक्ट करोगे और यही किया जाता है सिलेक्शन में। इसीलिए सिलेक्शन की जो स्टेज है इसको नेगेटिव स्टेप भी बोला जाता है। क्यों नेगेटिव बोला जाता है? अब देखो ना यार, 100 में से 90 को भगा रहे हो, 10 को सिलेक्ट कर रहे हो, इसीलिए इसको एक नेगेटिव स्टेप बोला जाता है। नेगेटिव प्रोसेस जो है इसको बोला जाता है। MCQ पर्पज़ के लिए याद रखेंगे, ये देखो इसको नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको MCQ पर्पज़ के लिए आपको याद रखना है। अब ये सिलेक्शन करें कैसे, क्या क्या तरीका अपनाएं जिससे आप इजीली अच्छे कैंडिडेट को, बेस्ट कैंडिडेट को आउट ऑफ 100 कैंडिडेट सिलेक्ट कर पाएँ। ये हमारा एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को अपन लेके चलेंगे आपको चीज़ें समझाने के लिए। कितने भी एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हो और कितने भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमको कोई एक एग्जांपल मान के चलना है, तो यही वाला मान के चल रहे हैं कि भैया 100 लोग ने अप्लाई कर लिया है, 10 बेस्ट हमको चुनने, 90 को हमको भगाना है। तो अब क्या क्या किया जाए, क्या रहेगा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, अब एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक एप्लीकेशन जो है फिल करवाया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है, अदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाई जिसका एप्लीकेशन पसंद आएगा, जिसकी क्वालिफिकेशन पसंद आएगी, उसी को ही आगे मौका देते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, यानी ऊपरी ऊपरी के तौर पे देखा जाता है सारे कैंडिडेट को, भाई जो भी आप रिक्रूट करके आए हो वो कितने लायक है, कितने लायक नहीं है। तो एक मान सकते हैं ब्रीफ ड्यूरेशन का इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। इसमें जो भी ऐसे लगते हैं कि अननेसेसरी आ गए हैं, जो कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, जिनको निकाल देना चाहिए, उनको वहीं से नमस्ते कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे इंप्लॉइज़ यहीं पे नमस्ते हो जाते हैं, यानी कि इंप्लॉइज जो है उन्हें आप निकाल देते हो। तो एक जो लॉन्ग प्रोसेस है इसके बाद जो आपको फॉलो करना है सिलेक्शन के लिए,
उससे आप बच जाते हो। एम्प्लॉय भी बच जाता है, उसको पता चल जाता है स्टार्टिंग में ही कि मैं यहाँ के लिए सूटेबल नहीं हूँ, और दूसरी तरफ से देखें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है। अनसूटेबल कैंडिडेट में समय वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। देन आती है टेस्ट की बारी। अब जितने लोग सिलेक्ट होके बचे हुए हैं उनसे अब क्या लेंगे, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेंगे। यहाँ पे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट की जाती है। यहाँ पे हो सकता है आपका IQ, आपका इंटेलिजेंस लेवल जो है टेस्ट किया जाए, आपकी स्किल्स वगैरह टेस्ट की जाए, आप किस किस चीज़ों में माहिर है, कौन कौन सा एक्सपीरियंस आपके पास है, इन सारे टेस्ट को आपसे लिए जाएंगे। ये सारे टेस्ट से पता चलता है कि आप किस टाइप का कैरेक्टर होल्ड करते हैं, किस टाइप की क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, कितना स्किल्स आपके पास एट प्रेजेंट मौजूद है। अब कोई लोग तो लिख देते हैं कि भाई हमारे पास ये सारे टैलेंट है, पर एक्चुअल में वो टैलेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेना पड़ता है। कोई बोलेगा मैं बहुत अच्छा टाइपर हूँ और उसको कीबोर्ड ला के दे दिया और वो टाइप ऐसे स्लो मोशन में कर रहा है, तो उसका झूठ वहीं पकड़ा जाता है। कोई बोलते हैं मैं टैली अच्छी चलाता हूँ, अकाउंटिंग अच्छी करता हूँ, तो वहाँ छोटा सा टैली का टेस्ट ले लेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जिससे जो है एम्प्लॉय सूटेबल है कि नहीं है वो भी नज़र आ जाए, और फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ जो है किसी भी पर्सन की वो समझ में आ जाए। इसी के साथ वो उसका कितना इंटरेस्ट है किस जॉब में वो भी समझ में आ जाए, उसकी क्या क्या हॉबीज़ है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लेते हो। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाता है, भाई ये पर्सन साइकोलॉजिकली कैसा है, क्या ये पॉजिटिव पर्सन है या क्या ये नेगेटिव पर्सन है, इसके परसेप्शन कैसे, ये नई चीज़ों को कैसे सीखता है, क्या ये नई चीज़ों को सीखना पसंद करता है या ये नई चीज़ों को सीखना नहीं पसंद करता है, क्या ये हर चीज़ के लिए रेजिस्ट करता है या हर चैलेंज के लिए ओपन है। तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। अब इन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है साइकोलॉजी टेस्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अब बहुत तेज़ी से के साथ इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो आपको न्यू न्यू स्किल्स नए नए चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती है। और ऐसे थके हुए कैंडिडेट को अगर आप रखोगे जो नई चीज़ें सीखना ही नहीं चाहता है, जो नया एक्सपीरियंस चाहता ही नहीं है, जो हर काम को बोरिंग समझता है, तो इस टाइप की साइकोलॉजी वाले लोगों को तो बाहर से ही नमस्ते कर देना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, हर टाइप के टेस्ट हो गए, इसमें जो बेस्ट कैंडिडेट निकल के आएंगे उनसे लिया जाएगा क्या, फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी 1-to-1 इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यानी जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है नए कैंडिडेट को हायर करने के लिए, वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा कैंडिडेट के साथ। पर्सनल इंटरव्यू आप बहुत सारी जगह देखे ही होंगे मूवीज़ वगैरह में, कैसे पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, अलग अलग मैनेजर बैठे रहते हैं, उन लोग क्वेश्चन करते हैं और एम्प्लॉय को आंसर देना पड़ता है। पर्सनल इंटरव्यू से भी काफ़ी ज़्यादा चेक किया जाता है कि क्या स्ट्रेंथ है कैंडिडेट की और क्या वीकनेस है कैंडिडेट की, क्या कैंडिडेट एक जॉली माइंड पर्सन है या फिर वो एक डम्ब टाइप का पर्सन है, ये चीज़ देखी जाती है। साथ ही साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ वगैरह बता दिया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पे बता दिया जाता है, और इसके अलावा एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसा रहेगा इसको भी बता दिया जाता है। सैलरी वगैरह क्या मिलेगी उसमें भी थोड़ी सी चर्चा हो जाती है। थोड़ा बहुत यदि आप चाहो तो सैलरी वहाँ पे नेगोशिएट भी कर सकते हो। तो एक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फाइनल इंटरव्यू लेना। देन देखा जाता है क्या, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा फिर जो पर्सन सिलेक्ट होके आया है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला, क्या रेफरेंस से आप आए हो वो बता दो। फिर आपका जो है बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि आपका पास्ट हिस्ट्री देखा जाएगा। आपने पहले कहीं जॉब की हुई है तो कितने टाइम तक आपने वहाँ पे जॉब की, अगर वहाँ से निकाले गए हो या खुद निकले हो, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, या आपके पुलिस रिकॉर्ड, ऐसा तो नहीं आप क्रिमिनल हो और अभी अभी सुधरे हो और आप जॉब करने आ गए हो, या आपकी पर्सनल रेपुटेशन कैसी है, पता चला आप जो है वो छेड़ू लाल हो एक नंबर के, आप जो है लड़कियां छेड़ने के जुर्म में पहली बार पकड़े गए हो, आपकी रेपुटेशन ही ऐसी कैसोनोवा टाइप की है, घटिया इमेज लेके हो, तो ऐसे घटिया लोगों को कोई भी रखना नहीं चाहेगा। जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, गुडविल अच्छी हो, पुलिस रिकॉर्ड ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक हो, पास्ट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अच्छी रही हो, ऐसा नहीं कि उसको निकाल दिया गया हो, तो कंप्लीट आपके बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाएगी। नाउ अब कितना हद तक कंपनी कर सकती है और कितने हद तक कंपनी नहीं कर सकती है, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब ऐसा नहीं सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा कोशिश करती है आपका पास्ट खोदने की, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। बहुत सारी कंपनियां तो फाइनल इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट सिलेक्ट भी कर देती है, लेकिन हमको सारे स्टेप पढ़ने हैं डिटेल में तो अपन समझा रहे। इसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकली आप फिट है कि नहीं है उस जॉब को करने के लिए। जैसे मेरा एक फ्रेंड को थैलीसीमिया नाम की बीमारी है। अब आप जानते हो थैलीसीमिया नाम की बीमारी में क्या होता है कि ब्लड जो है वो खुद से आप जनरेट नहीं कर पाते हो, प्रोड्यूस नहीं कर पाती है बॉडी ब्लड खुद से, तो क्या करना पड़ता है, वीकली या 2 वीक के अंदर आपको हर बार ब्लड
चढ़ता है, यानी कि आपको वो दिन छुट्टी मारनी ही पड़ेगी, उस दिन आप ऑफिस नहीं जा सकते हो क्योंकि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और ब्लड लगवाना पड़ता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान मेरे दोस्त के बात ही पता चली कि उसको थैलेसीमिया था और उसको जो है ब्लड चढ़ाना पड़ता है, यानी कि हर वीक उसको जो है एक छुट्टी की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उसको फेल कर दिया और उसको बोला कि आप मेडिकली फिट नहीं है हमारे जॉब के लिए, तो आपको हम नहीं रख सकते हैं। तो सोचो, उसने फाइनल इंटरव्यू भी निकाल लिया था, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी उसका हो गया था, सब प्रॉपर हो गया था, कहाँ जाके वो फंस गया? मेडिकल एग्जामिनेशन में वो फंस गया। मेडिकली वो फिट घोषित नहीं हुआ, मेडिकली वो अनफिट घोषित हो गया और कंपनी जो है उसको बोल दी कि भाई आप मेडिकली अनफिट हो तो हम ऑर्गेनाइजेशन में आपको नहीं रख सकते। सैड है लेकिन ट्रू स्टोरी है और ऐसा कंपनी वाले करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारी कंपनी ऐसा करती है, लेकिन जिस भी कंपनी को लगता है कि नहीं हमने तो फिट बंदे ही चुनने हैं तो वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेट, जैसे आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हो, नेवी ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको मेडिकली फिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, तो इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। एंड देन होता है फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अगर ऊपर की सारी बाधाओं को आपने पार कर लिया है तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको दे दिया जाएगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की यानी कि आपके जॉब की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी, आपको कितना पैसा मिलने वाला है, आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, आपको सैलरी के अलावा क्या क्या अलाउंसेस या फिर पर्क दिए जाएंगे, यानी कि क्या बोनस रहेगा, क्या उपहार रहेगा। कई बार होता है ना कि आपको फ्री में रहने मिल जाता है, यानी कि रेंट फ्री अलाउंस मिल जाता है, या फिर आने जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा मिल जाता है। तो ये इस टाइप के जो खर्चे आपको अलग से मिलते हैं इन्हीं को अलाउंसेस या फिर पर्क्यूसाइड्स बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को पार करने के बाद आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है एंड फाइनली आपको जॉब मिल जाती है। आप क्या काम करोगे कंपनी में वो आपको बता दिया जाता है, यानी कि प्लेसमेंट कर दी जाती है। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर सिलेक्शन का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो पीछे वापस चले जाया करो और रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन लिया करो। चलिए, अब सिलेक्शन तक तो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब जो है नया कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ चुका है, पर क्या वो आते ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? तो आंसर इज़ नो। आपको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा उसका, यानी टाइम टू टाइम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। सर ये ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें नॉलेज एंड स्किल जो है एम्प्लॉय की बढ़ाई जाती है ताकि वो जॉब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सके। मान लेते हैं आपने नया लेबर रखा है और उसको एक टफ मशीन चलाने के लिए दे दिए, तो ना सिर्फ वो मशीन ख़राब कर देगा, तोड़ फोड़ कर देगा, बल्कि मशीन के साथ वो एक्सीडेंट भी करवा सकता है अपना खुद का और खुद को बहुत ज़्यादा चोटिल भी कर सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूरी है। मशीन से वो काम करना सीखे, अच्छे से काम करे, वो मशीन को ठीक तरीके से समझे, तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड रहती है। तो ट्रेनिंग और कुछ नहीं है बल्कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप नॉलेज और स्किल जो है किसी भी काम को करने की इंक्रीज़ करते हैं किसी भी एम्प्लॉय की। तो ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग से क्या होता है? ट्रेनिंग से देखो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है वर्कफोर्स की, यानी वो ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएगा, ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगा और ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करेगा, यानी कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, मैक्सिमम आउटपुट वो प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ओवरऑल कंपनी के लिए बेटर ही होता है। देन ओवरऑल क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की इंक्रीज़ होती है। यदि आप ठीक तरीके से प्रोडक्शन करोगे, सारे लेबर आपके ट्रेंड है, तो उन लोग प्रॉपर क्वालिटी भी प्रोवाइड कर पाएंगे प्रोडक्शन के टाइम में। ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर पर्सनल नीड भी इससे सेटिस्फाइड होती है। क्या मतलब इसका? मान लेते हैं एक है ये सुपीरियर और एक है उसके नीचे सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट को आप टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, वो धीरे धीरे लायक होते जा रहा है। तो कल को आप ब्रांच इंक्रीज़ करते हो, ब्रांच बढ़ाते हो अपनी, तो इसी सबऑर्डिनेट को आप सुपीरियर बना के न्यू ब्रांच में भेज सकते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है कि फ्यूचर पर्सनल नीड भी ये सेटिस्फाई करता है। इम्प्रूव दी हेल्थ ऑफ दी वर्कर्स, हेल्थ ऑफ वर्कर्स भी इंक्रीज़ होती है। कैसे? यानी वो सेफ्टी कर पाता है, प्रमोट करता है ये सेफ्टी ऑफ वर्कर्स ऑल्सो, क्योंकि वो मशीन ठीक तरीके से जानता है तो वो एक्सीडेंट नहीं करवाएगा और वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा तो वो सेफ़ रहेगा, ज़्यादा हेल्दी रहेगा और किसी भी टाइप के एक्सीडेंट से बचा हुआ रहेगा। तो प्रॉपर ट्रेनिंग इसके लिए भी रिक्वायर्ड रहती है।
ऐसा नहीं हो कि एम्प्लॉयज़ के स्किल जो है वो ऑब्सोल्यूट हो जाए यानी पुराने ज़माने के हो जाए, तो इसके लिए भी उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना ज़रूरी है ऑब्सोलीसेंस से बचने के लिए। यानी कि एम्प्लॉय के पास ऐसा कोई टैलेंट ही नहीं नया जिससे वो हमको यूज़फुल लगे। नहीं भाई, हमें एम्प्लॉय को पुराने ज़माने का नहीं बनाए रखना है, हमें एम्प्लॉय को यंग रखना है काम के प्रति, यानी कि वो नई नई चीज़ें सीखते रहे और ऑर्गेनाइजेशन में अपना महत्व, अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखे। पर्सनल ग्रोथ भी एम्प्लॉय की बनी रहती है। अगर वो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेता रहता है तो वो फ्यूचर में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकता है, हायर पोजीशन हैंडल कर सकता है। हायर पोजीशन का मिलना यानी कि पर्सनल ग्रोथ का होना, यानी कि आप ज़्यादा हायर पोजीशन जो है कंपनी में अचीव कर पा रहे हो, ज़्यादा सैलरी रहेगी आपकी, ज़्यादा पावर रहेंगे, तो एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है कि हाँ, जिस पोजीशन में मैं लगा था आज मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ बल्कि बहुत हायर ज़्यादा पोजीशन में हूँ आज कंपनी में। होता है ना, बहुत सारे लोग एज अ क्लर्क लगते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, पर धीरे धीरे अपने आप की तरक्की करवाते रहते हैं। तो ये ट्रेनिंग के द्वारा ही कर पाते हैं। और ट्रेनिंग जो है इम्प्रूव करती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को, यानी कि वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल है वो अच्छा और हेल्दी बना रहता है, क्योंकि आप अगर प्रॉपर ट्रेनिंग देते जा रहे हो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय को, तो उन लोगों को भी अच्छा फील होता है, प्लस उन लोग नए टैलेंट, नए स्किल सीख पाते हैं। तो उनको ये नहीं लगता है कि उन लोग पिछड़ते जा रहे हैं, उन लोग पीछे रह जा रहे हैं, ये जो नया टैलेंट आएगा या नया एम्प्लॉय आएगा वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड रहेगा, हमसे ज़्यादा स्किलफुल रहेगा, ये फीलिंग नहीं आती। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव माहौल बना रहता है। प्लस आप तो जानते ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो नए स्किल्स, नए टैलेंट की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं तो जनरली वहाँ के एम्प्लॉय जो रहते हैं वो ज़्यादा एडॉप्टिव इन नेचर रहते हैं, यानी कि वो बाहर की चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, नए स्किल्स जल्दी से सीखने के लिए वो आतुर रहते हैं। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग देने के। तो ये ट्रेनिंग का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को बेहतर तरीके करने के लिए एक प्रोसेस अपनाया जाता है जिसमें आपके नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाया जाता है, उसे अपन कहते हैं क्या, ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ पर्सन इन ऑल एक्सपेक्ट, किसी एक एक्सपेक्ट में नहीं बल्कि सारे एक्सपेक्ट में उसको बेहतर बनाना। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन डेवलपमेंट। डेट इज डेवलपमेंट मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। क्या बोला मैंने? प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ को ही डेवलपमेंट बोलते हैं। कोई एक पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं बल्कि आप ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी इंप्रूव होते जा रही है, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हो, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जा रहे हो, आप जो है 6 अलग अलग चीज़ों में बेटर होते जा रहे हो। मान लेते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है, मान लेते हैं आपके जो है एटिकेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, मान लेते हैं आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो चेंज होते जा रहा है, वो ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहा है, आप बेहतर शब्दों का चुनाव कर पा रहे हो। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है आपकी स्टाइल इंक्रीज होते जा रही है, ये भी डेवलपमेंट में आता है। आपकी जो है आप स्टाइल अच्छे से समझ पाते हो, किस टाइप से ऑफिस वेयर रहता है, किस टाइप का घर का वेयर रहेगा आपका, ये सारी चीज़ें आप समझ पाते हैं। मीटिंग में किस प्रकार से जाना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से बोलना है, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आती है। खैर डेवलपमेंट का आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दी नहीं हुई हैं, वो ट्रेनिंग के अंदर ही डाल दिया गया है। डेवलपमेंट की हमें सिर्फ मीनिंग समझनी थी जो अपन यहाँ पे समझ चुके हैं। इस मीनिंग को आप उतार लेना क्योंकि बुक में नहीं लिखा हुआ है प्रॉपर वे में, तो आप इसको जो है अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पे। सो ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जॉब में आपको बेहतर करना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल एस्पेक्ट्स में आपका स्ट्रॉन्ग करना, आपको वहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ प्रोवाइड करना। नाउ अपन डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। वैसे तो काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जब ट्रेनिंग दी जाती है एक्चुअल वर्क प्लेस में, यानी काम करते करते ही काम सिखाया जाता है, तो उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं, तो एक्चुअल में काम करते करते फर्म के साथ वो लोग काम सीखते हैं, उसे अपन ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। देन आता है एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है लेकिन एक्चुअल वर्क प्लेस में प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर कहीं पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी एक डमी सा जो है मॉडल बनाया जाता है और उस डमी मॉडल से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसे अपन कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको मशीन के बारे में सिखाना है, मशीन चलाना सिखाना है,
बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है, तो आपको डायरेक्ट वर्क प्लेस में काम करने के लिए तो नहीं दे सकते हैं। आपको पहले एक डमी मॉडल के थ्रू मशीन से काम करना सिखाया जाएगा, फिर उसमें जब आप काम सीख जाते हैं तब एक्चुअल में आपको मशीन दी जाएगी। मान लेते हैं आपको डायमंड कटिंग का कोर्स कर रहे हैं। अब डायमंड आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट होता है। अब आप एक्चुअल डायमंड को काटेंगे तो कई बार आप उसको गलत काट देते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो डायमंड कटिंग एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको पहले प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब एक्चुअल डायमंड दे दिया और आपने नुकसान कर दिया तो आपने तो करोड़ों का नुकसान करवा दिया कंपनी का। तो आपको तो डायमंड कटिंग का काम डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, आपको एक डमी डायमंड दिया जाएगा जहाँ पे आपको अलग अलग मशीन के द्वारा उस डमी डायमंड को, नकली डायमंड को काटना सिखाया जाएगा। तो इसे अपन कह सकते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब ट्रेनिंग दी जाती है, एक्चुअल वर्क प्लेस में एक्चुअल काम हो रहा है, उसी काम के दौरान आपको काम सिखाया जा रहा है, तो उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है लेकिन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्चुअल वर्क प्लेस। तो यही लिखा हुआ है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप अलग अलग मेथड से सीखते हैं काम करना। जैसे हो गया कोचिंग, यानी कि आपको कोई सिखा रहा है सामने खड़े होकर कि कैसे तरीके से काम किया जाता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसको अपन इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। काफ़ी बार जो एक एग्जांपल से आप समझो कि आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो आप क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको जो है कॉलेज के अलावा हॉस्पिटल्स भी जाना पड़ता है, वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज देनी पड़ती है। तो आप क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते रहते हैं, वो भी एक्चुअल हॉस्पिटल में काम करके। तो इसी को ही अपन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जनरली एक रहेगा मास्टर या टीचर अपन कह सकते हैं, जिसको अपन सुपीरियर भी बोल सकते हैं या सुपरवाइज़र भी बोल सकते हैं। और ये सुपीरियर या सुपरवाइज़र क्या करता है, सब ऑर्डिनेट को गाइडेंस के थ्रू काम सिखाता है, वो भी एक्चुअल काम को परफॉर्म करते करते। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। देन जॉब रोटेशन, आपको जो है अलग अलग जॉब प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी। कभी परचेज से रिलेटेड, कभी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कभी प्रोडक्शन से रिलेटेड, कभी सेल से रिलेटेड। ये सारे अलग अलग आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपको डिफरेंट टास्क जो है अगेन एंड अगेन प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप जो है अलग अलग जॉब के अलग अलग टास्क का एक्सपीरियंस उठा सको, ताकि आप ओवरऑल पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेडी हो पाओ। जॉब रोटेशन में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मूव किया जाता है, अलग अलग टास्क उसको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसका एक्सपीरियंस भी बढ़े, उसको अलग अलग वैरायटी भी समझ में आए। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये एक्चुअल में आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग में दिया है, बट ये आना नहीं चाहिए यहाँ पे। ये एक टाइप का ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। क्या होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में, बता देता हूँ। सोफिस्टिकेटेड मशीन एंड इक्विपमेंट चलाना आपको सिखाया जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के दौरान। तो एक आपको डमी मॉडल के थ्रू सिखाया जाता है, डमी मशीन के थ्रू सिखाया जाता है, ताकि आप कभी एक्चुअल वर्क प्लेस में काम करें तो ठीक तरीके से कर पाए। तो सोफिस्टिकेटेड मशीन हो, कॉम्प्लेक्स मशीन हो, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट हो, तो पहले आपको अलग से सिखाया जाता है। ये एक्चुअल में एक ऑफ द जॉब मेथड है, बट आपको ऑन द जॉब दे दिया गया है। तो आप इसको जो है ऑफ द जॉब मेथड में लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा अलग अलग सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम रखे जाते हैं या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे जाते हैं, जिसमें आपको कंपनी के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ की जाती है और काम करते करते ही आपको एक्चुअल में काम सिखाया जाता है। तो ये कुछ अलग अलग मेथड्स है, वैसे और भी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इतने ही सिर्फ नाम दिए हुए हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि काम करते करते एक्चुअल वर्क प्लेस में ट्रेनिंग देना या फिर काम सिखाना। सुपीरियर या फिर सुपरवाइज़र जो रहता है वो अपने सबऑर्डिनेट को काम सिखाता है। अलग अलग मेथड हो सकता है, कोचिंग हो सकती है जिसमें एक मास्टर है और आपको जो है वो काम सिखा रहे हैं करते करते। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में भी आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम में काम सीखना, रियल टाइम में काम को करना। जॉब रोटेशन के दौरान डिफरेंट टास्क आपको मिलेंगे और उसको आपको करना पड़ेगा ताकि आपके जॉब एक्सपीरियंस और वैरायटी बढ़े। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वैसे तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, यहाँ पे आपको सोफिस्टिकेटेड मशीन एंड इक्विपमेंट चलाने सीखने को मिलते हैं। तो क्या क्या मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस मिलते हैं हमको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के, आओ अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं।
सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो यही है कि जो भी ट्रेनी रहता है वो एक्चुअल वर्किंग कंडीशन, एक्चुअल वर्किंग इन्वायरमेंट में काम को सीखता है रेदर देन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। कोई नकली इन्वायरमेंट नहीं है, कोई नकली ऑफिस नहीं है, एक्चुअल काम आप सीख रहे हो एक्चुअल ऑफिस में। तो ये सबसे अच्छा बड़ा फ़ायदा होता है। जो ट्रेनिंग ले रहा है वो पर्सन रूल्स रेगुलेशंस एंड सिस्टम को भी देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो एक हिसाब से उसको रूल्स रेगुलेशन सिस्टम भी फॉलो करना पड़ता है और उसे समझने भी आते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। बाहर से टीचर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एडिशनल एक्सपर्ट से ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सुपीरियर है आपका वही काम करके आपको दिखा रहा है और उसी को आपको फॉलो करना है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का, कि यहाँ पे कोई भी एडिशनल पर्सनल रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, बल्कि जो पर्सन काम करता है, जो आपका सुपीरियर होता है, वही आपको काम सिखा रहा है। तो इससे बेहतर और इससे सस्ता कॉस्ट इफेक्टिव मेथड और क्या हो सकता है। क्या कुछ डीमेरिट्स भी है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के? यस, हर चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही होता है। सबसे पहली बात यह है कि जो ट्रेनी रहेगा वो हैफासेड मैनर में अपनी लर्निंग करेगा, यानी कि कभी कुछ सीख रहा है कभी कुछ सीख रहा है, देयर इज़ नो सिस्टम। अब जाहिर सी बात है ना, आप जब ऑफिस में पहुंचे हो, जब से काम करने स्टार्ट किए हो, जो जो काम आते जा रहा है ऑफिस में वही वही काम आपको सिखाए जा रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको नहीं सिखाया जा रहा है, फ्रॉम द स्क्रैच जीरो से आपको नहीं सिखाया जा रहा है, जबकि जो काम ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है वही काम आपको परफॉर्म कर करके सिखाया जा रहा है। तो ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, जहाँ पे आपको जीरो से हीरो बनाया जाता है, बट यहाँ पे तो जो जॉब मिल रहा है, जो काम मिल रहा है कंपनी को, वही काम आपको सिखा दे रही है। दूसरी बात, मान लेते हैं आप इनएक्सपीरियंस्ड हो और कंपनी में आ गए और आपको मशीन्स एंड टूल्स चलाने के लिए दे दिए हैं और आपको मशीन से टूल्स चलाने आता नहीं है, आपने ऐसी की तैसी कर दी मशीन और टूल्स की, आपने अपने हिसाब से कुछ भी चला दिया, जिसके कारण हो सकता है मशीन या फिर आपका मशीन के साथ एक्सीडेंट हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने को देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है आप मशीन को तोड़ फोड़ दो, या आप मशीन का मिसयूज़ कर दो, या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करो जिससे मशीन जो है वो शट डाउन हो जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो काफ़ी एक ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी कि आपको विदाउट ट्रेनिंग डायरेक्ट ही बैठा के सिखा दिया जाए। तो ये गलत चीज़ है। अगर सोफिस्टिकेटेड मशीन या टूल्स इस्तेमाल करने आपको पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबसे पहले तो यही चीज़ होगी कि आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ले, यानी कि आप बाहर से पहले एक अच्छा सीख के आएँ, ट्रेनिंग ले के आएँ, ताकि आप मशीन चलाने में हिचके नहीं और आप सही तरीके से मशीनों का इस्तेमाल भी कर पाए। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लेते हैं कोई नया एम्प्लॉई आया है और उसको खास कंप्यूटर चलाने आता नहीं है और आपने उसको एप्पल का कंप्यूटर दे दिया। अब वो क्या कर रहा है, वो कुछ बटन दबा रहा है, कोई भी कुछ डायरेक्शन दे रहा है, और इससे क्या हो रहा है, कंप्यूटर भी क्रैश हो सकता है, मशीन जो है पूरी ख़राब हो सकती है। और आप जानते हो एप्पल के जो कंप्यूटर रहते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे रहते हैं, फिर उसको बनवाने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हैंस आप मशीन ख़राब कर दोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा किसी भी एंटरप्राइज़ के लिए। तीसरा, आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मान लेते हैं आपको जो है डायरेक्ट ही ऑफिस में बिठा दिया गया है, तो आप स्टार्टिंग में काम करोगे तो बड़ा धीरे धीरे करोगे, दस प्रोडक्टिविटी जो रहेगी आपकी वो काफ़ी ज़्यादा लो रहेगी, डिसमल यानी कि लो रहेगी, दुख देने वाली रहेगी, डिसअपॉइंटिंग रहेगी। और इससे फ्लो ऑफ वर्क भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि काम की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, तो फिर मज़ा नहीं आता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में भी। कई बार काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रेनिंग के लिए कि वो काम भी करे और साथ साथ में वो सीखे भी, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों एक साथ उसको मिले, ये कई बार उसको हैंडल करने के लिए डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। डिस्पाइट ये सारे डीमेरिट्स है, उसके बाद भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग को काफ़ी ज़्यादा सूटेबल माना जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल काम के लिए, डेट इज़ सुपरवाइज़र, ऑपरेटिव्स एंड लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को काफ़ी ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है एक्चुअल काम करते करते ही। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो बढ़ते हैं अपन आगे और डिस्कस करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पे ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है लेकिन एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर में। क्या बोला मैंने? एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर में। ये याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब पढ़ते हैं अपन कुछ पॉपुलर मेथड जिसको फॉलो करके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले लेक्चर्स एंड क्लास रूम इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक अलग से क्लासरूम बना दिया गया है, वहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है चीज़ें और आपको इस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। और ये अवे फ्रॉम दी एक्चुअल वर्क प्लेस है, यानी एक्चुअल वर्क प्लेस में नहीं बल्कि बाहर के एक्सपर्ट जो हैं वो आपको सिखा रहे हैं। सेकेंड होता है कॉन्फ्रेंस मेथड। इस मेथड के दौरान क्या किया जाता है, एक कॉन्फ्रेंस की जाती है, मीटिंग की जाती है, मान लेते हैं 8-10 लोगों के ग्रुप की, और उस कॉन्फ्रेंस मेथड के दौरान आपको बातों के थ्रू, ग्रुप टॉक के थ्रू चीज़ों को सिखाया जाता है। इसी के समान रहता है एक ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में सब लोग आपस में बातें करते हैं, कोई एक इम्पॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे से डिबेट करते हैं, एक हिसाब से बहस करते हैं, चीज़ों का विश्लेषण निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को जानते हैं। इसके अलावा होता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मान लेते हैं आपको एक डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको बोल दिया जाएगा कि आप सुपरवाइज़र हो या फिर मैनेजर हो कंपनी के, तो आप क्या क्या काम करोगे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इस प्रकार का रोल प्लेइंग किया जाता है, जहाँ पे नकली सा ऑफिस, नकली सा इन्वायरमेंट बनाया जाता है, आर्टिफिशियल बॉस, आर्टिफिशियल वर्क, आर्टिफिशियल मशीन, आर्टिफिशियल काम, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम आपको पोज की जाती है और आपके जो है रिएक्शन देखे जाते हैं। प्लस वहाँ पे आपके लिए अलग से एक एक्सपर्ट भी रहेगा जो आपको बताएगा कि किस टाइप के स्टेप आपको लेने चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके अलावा है केस स्टडीज़, यानी कि आपको पुरानी केस स्टडीज़ पढ़ाई जाएंगी, उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में आई हैं और किस प्रकार से मैनेजर ने स्टेप लेके उनको सॉल्व किया है। तो केस स्टडी से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। देन आता है टी ग्रुप ट्रेनिंग, जिसको अपन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। यहाँ इसमें 8 से 15 पार्टिसिपेंट रहते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। टी का मतलब यहाँ पे है ट्रेनिंग ग्रुप, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट अपने बारे में जानते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन करके। यहाँ पे अलग अलग मेथड फॉलो किया जाता है, जैसे एक दूसरे को फीडबैक देना या फिर रोल प्लेइंग करना या फिर अदर एक्टिविटीज़ करना, जिसमें एक दूसरे के बारे में लोग एक दूसरे को बताएंगे और इस प्रकार से आप अपने बारे में जानते हो और काम भी धीरे धीरे सीखते हो। काम इसलिए सीखते हो क्योंकि काम से रिलेटेड टॉपिक में ही चर्चाएं होती है, डिबेट होती है, टॉपिक्स उठाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। वैसे और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के, लेकिन आपको सिर्फ वर्ड्स दिए हुए हैं तो मैं चाहता था कि आपको एक एक बार सबके मीनिंग पता चल जाए। सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसी प्रकार खत्म होता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क सेटिंग, यानी कि एक डमी मॉडल या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। इसमें अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे लेक्चर या फिर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे एक्सपर्ट आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं और चीज़ें सिखाते हैं। कॉन्फ्रेंस मेथड, यहाँ पे बहुत सारे लोग एज अ ग्रुप में बैठे रहते हैं और बहुत सारे लोग एक ही टॉपिक या पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट्स वाई अपन उसको कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इसी प्रकार का होता है ग्रुप डिस्कशन, देन रोल प्लेइंग, केस स्टडीज एंड टी ग्रुप ट्रेनिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपन ने सीखी थी, तो उसके साथ अपन ने उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे थे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के भी अब अपन क्या सीखने वाले हैं, मेरिट्स सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज तो ये रहता है कि ज़्यादा रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि एक नकली सा मॉडल इन्वायरमेंट आपके लिए बनाया है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाए हैं, तो आप जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो भी कम प्रेशर के अंदर। क्योंकि जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं तो आप एक्चुअल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में प्रेशर बहुत कम रहता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि वर्क इन्वायरमेंट जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहता है। और यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ को कोई फ्रस्ट्रेशन हो रहा है काम करते करते तो वो फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकता है, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ऐसा करने का मौका नहीं मिलता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, करंट ट्रेंड, करंट स्किल्स एंड करंट टेक्निक जो है वो सिखाया जाता है। जबकि आपको तो पता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो ऑलरेडी सुपीरियर है, जो काम उनको आता है वही काम उन लोग आपको सिखाते हैं। वो हो सकता है ऑब्सोल्यूट हो जाए, हो सकता है वो पुराना हो जाए, लेकिन जब भी आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग लेते हैं तो बाहर के जो एक्सपर्ट रहते हैं वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को सिखाने में, लेटेस्ट स्किल्स एंड टेक्निक को सिखाने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। और इसी टाइप की न्यू स्किल्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ की जा सकती है कंपनी में। और बहुत सारी कंपनियां तो इसलिए बाहर से एम्प्लॉय को हायर करती है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इसलिए करती है ताकि फ्रेश टैलेंट आए, फ्रेश स्किल आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जनरली एक्सपर्ट्स कराते हैं अलग अलग फील्ड के, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल रहता है, और ऐसा भी कह सकता हूँ कि हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे नॉलेज जो है भर भर के दिया जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाले कोर्सेज जो है कंपनी के बाहर दिए जाते हैं, तो इसलिए कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ता है। कौन से एक्स्ट्रा कॉस्ट? जैसे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट सिखाने के लिए या फिर एडिशनल स्पेस रखनी पड़ती है नए टाइप के एम्प्लॉयज़ को काम सिखाने के लिए, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कर रहा है उसी के पास सारे इक्विपमेंट है, उसके बाद अपनी स्पेस है काम सिखाने के लिए, तो इन दो चीज़ों में जनरली खर्चा नहीं होता है, कंपनी का खर्चा बच जाता है। एम्प्लॉय को जब आप कोर्स के लिए स्पेशली बाहर भेजते हैं तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड फील होता है और उसे लगता है कि उसको क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, यानी कंपनी उसको सीरियस ले रही है और कंपनी में नहीं बल्कि उसको बाहर भेज रही है एक अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उसको काफ़ी वैल्यूड फील होता है, उसको लगता है कि मैं कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। काफ़ी सारे कोर्सेज या सेमिनार के लिए बाहर की कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया जाता है, और इससे क्या होता है, इससे एम्प्लॉयज़ जो है वो दूसरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ से मिलते हैं, उनसे नेटवर्किंग करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे जो है संबंध बनाते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो उन्हें 4 बातें नई सीखने को मिलती है बिज़नेस के बारे में। ओवरऑल बिज़नेस कैसा चल रहा है, हमारा बिज़नेस कैसा चल रहा है और दूसरों का बिज़नेस कैसा चल रहा है, आउटसाइड इन्वायरमेंट का क्या हाल चाल है, इसके बारे में एक जानकारी ज़रूर से मिल जाती है। तो ये बात भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड। क्या डीमेरिट्स भी है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के? यस, हो सकते हैं। जिस हिसाब से कोर्स करवाए जाते हैं, कई बार जो है ये कोर्स सिखाना अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि कई बार ये कोर्सेज जो है वो होटल्स वगैरह में अरेंज किए जाते हैं या फिर दूसरी सिटी में अरेंज किए जाते हैं, दूसरी सिटी में अरेंज कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को रात भर के लिए रहने के लिए जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि आपको होटल का खर्चा जो है अलग से उठाना पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। दूसरी बात है कि बाहर के एक्सपर्ट जो है वो काम सिखाते हैं, अब इन एक्सपर्ट्स कितनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं या कितना स्किल्स ये सिखा पा रहे हैं या कितना स्किल्स और नॉलेज उस एक्सपर्ट के पास है, इसको चेक करने का कोई रियल वे नहीं है। तो देयर इज़ नो वे टू नो द एबिलिटीज़ बोथ एज अ ट्रेनर एंड देयर सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द पीपल डिलीवरिंग द एक्सटर्नल ट्रेनिंग कोर्सेज। डेट इज़ कोई गारंटी नहीं रहती है कि सफिशिएंट स्किल्स एंड नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी आपको ये भी नहीं पता है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है उसकी नॉलेज किस हद तक है और क्या वाकई में वो कंपनी के लिए लाभदायक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको चेक नहीं किया जा सकता है। अब हर इंसान की सीखने की स्पीड तो अलग अलग होती है, ये भी आप भी समझते होंगे, और एक्सपर्ट जो रहते हैं जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो सबको समझ में आए इसलिए एक स्लो रेट से सिखाते हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ स्पीड में, कॉम्प्रोमाइज़ रेट में चीज़ें सिखाई जा रही है। कॉम्प्रोमाइज़ रेट का मतलब है स्लो स्पीड में चीज़ों को सिखाते हैं, तो बहुत सारे जो ट्रेनी हैं उनका टाइम वेस्ट भी हो सकता है और अननेसेसरी उन्हें ज़्यादा दिन के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है। अब सारे पर्सन जो सीखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम नॉलेज या सेम स्किल लेवल जो है पोजेस कर रहे हो। अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय आए हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, लोएस्ट लेवल से उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं, और कई बार ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जो एक्सपर्ट है वो डीम्ड मान के चलता है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो मालूम ही होंगी, उसके बाद से वो सिखाना स्टार्ट करता है। और अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है, ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, लोएस्ट लेवल की नॉलेज लेके वो बैठा है, तो उसे तो बेस ही क्लियर नहीं है, तो वो आगे की बात क्या सीखेगा। तो वो स्टार्टिंग से ही लॉस्ट फील करता है, उसे लगता है कि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड ट्रेनिंग के अंदर क्या चल रहा है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। एंड फाइनली में ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जैसे कि प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। भाई प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है, सारे एग्जामिनेशन ले लिए हैं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी दे दिया है, अब बारी आ गई है कि उसे स्पेसिफिक जॉब जो है असाइन किया जाए। जिस काम के लिए उसको रखा गया है उसे असाइन करना, राइट पर्सन को राइट जॉब प्रोवाइड करना, ये होता है प्लेसमेंट में। यदि प्लेसमेंट अच्छी तरीके से किया जाए,
एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, जिस काम में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है वही वाले काम में उसको रखा जाए। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय है जो परचेस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो परचेस डिपार्टमेंट की ओर ज़्यादा है और उसे परचेस डिपार्टमेंट का ही जॉब जो है वो असाइन किया जाता है, तो इससे आप देखेंगे कि कंपनी का एम्प्लॉई का टर्नओवर रेड्यूस हो जाता है। एम्प्लॉई टर्नओवर मतलब क्या होता है सर? एम्प्लॉई टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा एम्प्लॉई काम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और उसके बदले कितने नए एम्प्लॉय को हमें रखना पड़ रहा है। तो ये जितना कम होता है उतना ज़्यादा बेहतर होता है। आप खुद ही सोचो ना, बार बार ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय काम छोड़ के जा रहा है तो फिर नए एम्प्लॉय को लाओ, फिर उसको काम सिखाओ, तो ये सारा एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाता है। तो आप चाहोगे कि पुराने एम्प्लॉय जो है वो बने रहे। अच्छा, उसके काम की चीज़ें उसको सिखाया जाएगा और इंटरेस्ट की जो चीज़ें है उसको प्रोवाइड की जाएगी करने के लिए, तो वो काम से छुट्टी भी नहीं लेगा, यानी एब्सेंटिज्म भी कम देखा जाएगा। और इंटरेस्ट की चीज़ें करने में मज़ा भी बड़ा आता है, तो एम्प्लॉय का जो मोराल है वो हमेशा बूस्टअप रहता है। तो प्लेसमेंट अच्छी से होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब रहता है स्टाफिंग मैनेजर का कि आप प्लेसमेंट जो है वो बखूबी अच्छे से करें। आप कैंडिडेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही प्लेसमेंट करें। देन होता है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। इंडक्शन का तो मतलब है कि नए एम्प्लॉयज़ को जनरली वेलकम करना, नए रोल के लिए उसे प्रिपेयर करना, यानी कंपनी में उसे क्या टास्क करना है उसके लिए प्रिपेयर करना, इन सबको अपन इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं। ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इससे। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अपने नए एम्प्लॉय को फैमिलियर करवा रहे हो कंपनी के रूल से, कंपनी के रेगुलेशन से, कंपनी की पॉलिसी से, कंपनी के बारे में उसको एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना, क्या कंपनी करती है, क्या क्या उसके काम है, किस प्रकार से वो काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, उसके बारे में डिटेल में बता देना प्रेजेंटेशन बना के। कुल मिला के आप एक एम्प्लॉय को पूरा फैमिलियर कर रहे हो कंपनी से रूबरू करवा रहे हो, उनके सुपीरियर से उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। मान लेते जो एम्प्लॉय है उसका सुपीरियर है, उससे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर उसके सबऑर्डिनेट है तो उसके सबऑर्डिनेट से आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसके कुछ कलीग्स है यानी कि सेम लेवल पे काम करने वाले लोग हैं उनसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इससे क्या होता है ना कि एम्प्लॉय की हिचक खत्म हो जाती है। फिर वो हिचक नहीं रहेगी ना तो वो कंफर्टेबली काम कर पाता है। यदि वो हिचकाता रहेगा, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा दूसरों से बात करने में, तो वो काम को प्रॉपर वे में कर नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप फैमिलियर करवा दो। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू आप क्या करते हैं, फैमिलियर करवा देते हैं एम्प्लॉय को, जान पहचान करवा देते हैं उसके सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, कलीग से, कंपनी से, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज से, ताकि वो थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील ना करे। तो इस प्रकार से अपन ने प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन भी समझ लिया है। इसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस, स्टाफिंग का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी स्टाफिंग का जो सारे टॉपिक थे वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन पढ़ेंगे लीडिंग, या फिर इसको अपन डायरेक्शन भी बोलते हैं। सो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को लीडिंग से। लीडिंग का मतलब क्या होता है? लीडिंग का मतलब होता है लीड करना, यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव डालना लोगों पे, लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। लोगों को डायरेक्ट करना, कैसे काम करना चाहिए वो बताना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, ये भी लीडिंग के अंदर आता है। बेसिकली 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं लीडिंग के। सबसे पहले मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को। आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करो ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में आपकी मदद करे। सेकेंड है इन्फ्लुएंस करो, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रभाव डालो। आपके बोलने से या आपके कहने से आपका एम्प्लॉय आपके लिए जी जान तक दे दे, इसको बोलते हैं प्रॉपर लीड करना। हिटलर क्यों फेमस था? हिटलर को हम बोलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लीडर था। क्यों ज़बरदस्त लीडर था? क्योंकि उसके बोलने से लोग जान तक देने को रेडी हो जाते थे। ये था उसका प्रभाव, ये था उसका इन्फ्लुएंस। तो एक अच्छा लीडर हमेशा प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस डालता है। वो उसके कहने से लोगों को इफ़ेक्ट होता है, लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, लोगों का कैरेक्टर में बात आती है, यानी कि इंसान समर्पित हो जाता है एक अच्छे लीडर की ओर। तो एक अच्छा लीडर वही है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सके। एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करो, उसे इतना ज़्यादा मोटिवेट करो, इतना ज़्यादा वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, आपके जैसा बनना चाहे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी काम करने को रेडी हो जाए। कुछ भी काम यहाँ का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ काम करे। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है फॉर्मिंग इफेक्टिव ग्रुप्स, यानी कि आप टीम बनाओ, ग्रुप्स बनाओ
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि गोल्स जो है वो अच्छे तरीके से अचीव किए जा सके। देखो तगड़े ग्रुप बनते हैं तो काम भी तगड़ा होता है। जनरली देखो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर देखता है कि हमारे पास मान लेते तगड़े बंदे कितने हैं, बोले 5, और हमें ग्रुप कितने बनाने हैं, बोले 5। तो क्या करेंगे अपन, एक एक तगड़ा बंदा हर ग्रुप में डाल देंगे। फिर देखेंगे थोड़े मीडियम टाइप के बंदे कितने हैं, बोले 5। ग्रुप कितने बनाने हैं, बोले 5। तो एक एक मीडियम टाइप के भी पर्सन को उस ग्रुप में डाल देंगे। फिर वीक टाइप के पर्सन को भी ऐसे ही एक एक ग्रुप में डाल देंगे। इससे क्या होगा, हर ग्रुप में तगड़ा बंदा है, मीडियम बंदा है और थोड़ा वीक बंदा है। वीक कहने का मतलब है कि हो सकता है वो नया नया हो, उसके बाद उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, इतना ज़्यादा वर्क उसने किया नहीं हो। तो अब आपने बना दिया तगड़ा ग्रुप। अब क्या करेगा लीडर, खुद तो अच्छा काम करेगा ही करेगा, जो 5 तगड़े बंदे हैं वो तो अच्छा काम करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने जूनियर अपने सबऑर्डिनेट को भी वैसे ही काम करना सिखाएंगे। इसको बोलते हैं इफेक्टिव प्लानिंग करना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव ग्रुप बनाना। हर ग्रुप में आपको क्या बना के चलना है, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो ये होता है तीसरा कंपोनेंट कि आपको इफेक्टिव ग्रुप बनाने हैं। क्यों बनाने हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। लीडिंग प्रोसेस हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो आगे की ओर बढ़े और गोल्स को अचीव करे। खैर लीडिंग तो एक किताब लिखी जा सकती है लीडिंग पे, आपने क्लास 12th में डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ा होगा, ये उसी का ही पार्ट है समझ लो, बट अपने को सिर्फ मीनिंग ही है तो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। अच्छा कई बार क्या होता है ना, ये जो नाम लिखा हुआ है, डेफिनेशन देने के बाद नाम लिखा रहता है, जैसे कि ये डेफिनेशन दी है रिचर्ड ने, ये लिखी हुई है डेफिनेशन है लीडिंग इज़ द यूज़ ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसने दिया है भाई, रिचर्ड ने दिया है। तो कई बार ये MCQ में एज इट इज़ लिख देते हैं डेफिनेशन और बोलता है कि इसको लिखा किसने है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन जनरली दी रहती है उसको जिसने लिखा रहता है उसका नाम आप लोग याद कर लिया करो। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू।